रेडियस ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये सर्कल, इसका एक सेक्टर लेते हैं ए बी, ये एक सेक्टर लेते हैं। सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज रेड्यूस्ड टू इट्स हाफ। अब इसका रेडियस हम कितना कंसीडर करते हैं, इसका रेडियस सपोज ले लेते हैं r, और इसका एंगल कितना है, थीटा। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसके रेडियस को हाफ कर दिया जाए। जो नया रेडियस है वो कितना होगा, पुराने का हाफ। नया रेडियस क्या होगा, पुराने रेडियस को हाफ कर दिया। एंड एंगल इज डबल्ड, एंगल पहले कितना था, थीटा। ये जो नया एंगल है, नए एंगल को हम क्या ले रहे हैं, थीटा डैश। ये डबल हो गया पूरा, पहले एंगल कितना था, थीटा, डबल हो गया मतलब कितना होगा, 2 थीटा। ये समझ आया। हमको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रेडियस को हमने आधा कर दिया, एंगल जो था उसको हमने डबल कर दिया। तो क्वेश्चन में बोल रहा है देन पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर रिमेन्स द सेम। ये जो पेरीमीटर है इसका मतलब क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड या सम ऑफ बाउंड्रीज। तो यहां पर अगर हम इसको एक बाउंड्री ये लिए OA, दूसरा बाउंड्री क्या लिए OB, और तीसरा बाउंड्री क्या लिए AB। AB जो है वो आर्क के फॉर्म में, इसलिए हमने इसमें ऐसा लगाया। OA का वैल्यू कितना है R, OB का वैल्यू कितना है R। ये है सेक्टर। सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। हम इसको कंसिडर कर सकते हैं R प्लस R कितना होगा 2R, और इसको लिख सकते हैं हम थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। फॉर द टाइम बीइंग हम इसको यही छोड़ देंगे। अब हम एक दूसरा कंसिडर करते हैं, दूसरा कंडीशन। इसमें क्या बोल रहा है, सपोज इसको हमने O डैश लिया, इसको हमने A डैश लिया, और इसको क्या लिया B डैश। अब हमको क्या निकालना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, सम ऑफ बाउंड्रीज। पहला बाउंड्री क्या है हमारा OA डैश, O डैश A डैश। दूसरा बाउंड्री क्या है हमारा O डैश B डैश, और तीसरा बाउंड्री है हमारा A डैश B डैश इन द फॉर्म ऑफ R, यानी पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। OA डैश का वैल्यू कितना है R/2, O डैश B डैश का वैल्यू कितना है R/2, प्लस नेक्स्ट ये है सेक्टर। तो इसका पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला या लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। लेकिन आप नोटिस करो यहाँ का एंगल कितना है थीटा डैश, यहाँ का रेडियस कितना है R डैश। तो हमने ये वैल्यू को पुट कर दिया। अब यहाँ पर O डैश A डैश जो है, O डैश A डैश, इसका वैल्यू हमने R डैश लिया, तो R डैश का वैल्यू कितना था R/2। यहाँ भी R/2 है और ये भी R/2। R/2 कितने बार आया है, 2 बार। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 2 बार R/2। R/2 2 बार है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2R/2। और यहाँ पर क्या होगा, थीटा डैश की जगह हम क्या लिखेंगे 2 थीटा, अपॉन क्या लिखा हुआ है 360 इंटू 2 पाई R डैश। R डैश का वैल्यू कितना है R/2। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो यहां पे क्या आया है R, यहां पे 2, और ये 2 को कैंसिल कर देते हैं, तो कितना आएगा थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई। अब चेक करते हैं ये दोनों वैल्यू सेम है क्या, ये इसका पेरीमीटर है और ये इसका पेरीमीटर है, दोनों वैल्यू सेम है क्या। आप नोटिस कर रहे हो सिर्फ ये वैल्यू सेम है, ये कितना है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, और ये भी कितना है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ये कितना है 2r और ये कितना है r, मतलब ये दोनों में डिफरेंस है, तो पेरीमीटर सेम नहीं आएगा। क्वेश्चन में बोला है पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर रिमेन्स द सेम, तो पेरीमीटर सेम नहीं आएगा। इसका मतलब जो हमारा असर्शन है वो फॉल्स है। अब देखते हैं ये द लेंथ ऑफ द आर्क सबटेंडिंग एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। लेंथ ऑफ आर्क, आपको मालूम है लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ये भी समझ आया। अब हम यहां पर देख रहे हैं तो आंसर ये नहीं दिख रहा है, 180 दिख रहा है। इसका मतलब 2 और 360 को कट किए, ये कितना है थीटा बाई 180, और पाई आर को मैं अगर इनके साथ लिख दूं तो क्या हो जाएगा पाई आर थीटा, यानी ये आंसर तो सही है। इसका मतलब क्या है, असर्शन फॉल्स है लेकिन रीजन क्या है ट्रू।
क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होगा? assertion is false but reason is true. D will be the answer. तो हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ये क्वेश्चन है 2 मार्क्स और इसको किससे बनाना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बनाना है। इसके लिए हमको किसके क्या दो वैल्यूज दी हुई है? एक दी है 480 और एक दी है 720। हमेशा अगर क्वेश्चन में बोला है प्राइम फैक्टराइजेशन से बनाना है, मींस आपको प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। पहला प्राइम नंबर जो सबसे इजी प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, वो क्या होता है? 2। तो हम इसको 2 से डिवाइड किए तो कितना है? 240। फिर 2 से डिवाइड किए तो कितना है? 120। फिर 2 से डिवाइड किए तो कितना है? 60। फिर 2 से डिवाइड किए तो 30। 2 से डिवाइड किए तो 50। अब ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो 2 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या होता है? 3। 3 5 50, 5 1 5। तो आपने नोटिस किया ये जो 240 है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन कौन से नंबर आए? 2 3 और 5। 2 कितने बार आया? 1 2 3 4 5। तो 2 का पावर क्या लिखेंगे? 5। 3 कितने बार आया? एक बार। और 5 कितने बार आया? एक बार। तो हमने क्या किया? 240 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिया। अब हमको किसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है? 720 का। 720 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने के लिए इसको अगेन 2 से डिवाइड किए, कितना आएगा? 360। फिर 2 से डिवाइड किए तो कितना आया? 180। फिर 2 से डिवाइड किए तो कितना आया? 90। अगेन 2 से डिवाइड किए कितना आया? 45। अब ये 45 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 3 से। कितने बार में जाएगा ये? 15 साइकिल में। फिर 3 से डिवाइड किए तो 5 टाइम्स में, फिर 5 टाइम्स। तो आप नोटिस कर रहे हो ये जो 720 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम फाइंड कर लेते हैं। कितना आएगा? 2। कितने टाइम्स आया? 1 2 3 4। तो 2 का पावर कितना होगा? 4। 3 कितने बार आया? 2 टाइम्स, 3 का स्क्वायर, 5 का पावर 1। यहां तक शायद क्लियर हो गया होगा आपको। अब हमको फाइंड क्या करना है? HCF एज वेल एज LCM। HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब क्या होता है? हाईएस्ट। लेकिन हमको लेना किसको रहता है? लोएस्ट वैल्यू को। तो 2 का पावर 5 और 2 का पावर 4 में लोएस्ट वैल्यू क्या है? 2 का पावर 4। इसका लोएस्ट वैल्यू का 2 का पावर 4। ये याद रखिएगा, HCF में हाईएस्ट फैक्टर को कभी नहीं लेते, हमेशा किसको लेते हैं? लोएस्ट को। तो देखिए 2 का पावर कौन है? लोएस्ट 5 है कि 4 है, तो 2 का पावर 4। सिमिलरली यहाँ पे 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 2 है, तो लोएस्ट फैक्टर कौन है? 3 का पावर 1। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 का पावर 1। सिमिलरली अगर 5 का पावर देखें तो दोनों का पावर 1 है, तो 5 का हाईएस्ट पावर कितना लिखेंगे? 1। 2 टू द पावर 4 कितना होगा? 16। 5 3 जा कितना होगा? 15। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 16 5 जा कितना होगा? 80। 8 कैरी ओवर, 16 1 जा 16, 16 और 8 करेंगे तो कितना आएगा? 240। तो HCF विल बी 240। शायद समझ आ गया। और हमेशा याद रखिएगा HCF जो रहता है ना, जो दो वैल्यू का HCF निकालना रहता है, वो या तो दोनों से छोटा आता है या जो दोनों में मिनिमम रहता है उसके इक्वल आएगा। हमेशा याद रखिएगा। और LCM की खासियत ये रहती है, LCM में L स्टैंड फॉर लीस्ट, बट हमको लेना किसको रहता है? हाईएस्ट पावर को। इन दोनों में हाईएस्ट पावर क्या है? 5। तो 2 का पावर क्या लेंगे? 5। इन दोनों में हाईएस्ट पावर क्या है? 3 का पावर 2। और 5 में दोनों का पावर हाईएस्ट पावर कितना ही होगा? 1। 2 टू द पावर 5 कितना होगा? 32। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। और ये होता है 5। अब हम 32 और 9 को मल्टीप्लाई करते हैं। 9 2 जा 18, 1 कैरी और 9 3 जा 27 और 1 28। इनटू क्या करेंगे? 5। 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 40 और 4 44, 5 2 जा 10, 10 और 4 40। तो HCF आया हमारा 240, LCM आया 1440। तो इसमें एक चीज हमेशा नोटिस करिएगा, HCF जो रहता है हमेशा जो दो वैल्यूज रहेगा या तो उससे छोटा रहेगा या दोनों में जो लीस्ट वैल्यू उसके इक्विवेलेंट रहेगा। और LCM की एक खासियत रहती है, जो दो वैल्यूज दी हुई रहती है उन दोनों से या बड़ी रहेगी या जो हाईएस्ट वैल्यू रहेगा उसके इक्वल रहेगा। यह क्वेश्चन नंबर 21। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 85 और 238 का HCF इस फॉर्मेट में लिखा गया है। हमको क्या निकालना है? 85 और 238 का HCF निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो HCF
अगर हम 85 का निकालना चाहें तो इसके लास्ट में 5 है, तो ये किससे डिवाइड होगा? 5 से। 5 मतलब 5, 3 बचेगा, 3 5 35 5 7। और जिनको टेबल आता है 17 5 85, फिर 17 एक प्राइम नंबर है तो 17 1 70, तो 85 के प्राइम फैक्टराइजेशन आएंगे 5 into 70। सिमिलरली अगर हम 238 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखें तो ये लास्ट में 8 है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगा, ये श्योर है। 2 1 2 1 2 9, ठीक है। अब 119 ये किससे डिवाइड होगा? 17 से। 17 7 कितना होता है? 119। फिर 7 किससे डिवाइड होगा? 7 1 7। शायद आ गया होगा। तो 238 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखें तो क्या लिखेंगे? 2 into 7 into 70। हमको क्या निकालना है? HCF, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है? HCF of 85 and 238 is in the form of 85m minus 238 है ना, हमको HCF निकालना है। HCF मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले हम ये नोटिस करते हैं दोनों में कॉमन कौन है। तो आप ये देख रहे हो दोनों में कॉमन सिर्फ एक ही वैल्यू है 17। दोनों में कॉमन कौन है? 17। और 17 का पावर दोनों में कितना है? 1। यहाँ H स्टैंड फॉर हाईएस्ट, पर दोनों का लीस्ट पावर लेते हैं, दोनों का पावर लेकिन क्या है? सेम। तो इसका HCF कितना है? 17 to the power 1, that is 17। अब आप वापस आते हैं अपन क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या बोला इसने? HCF का वैल्यू दिया है 85m माइनस 238। कितना दिया हुआ है? 85m माइनस 238। और HCF का वैल्यू कितना फाइंड किया हमने? 17। और आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पे आपको किसका वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा? एक ही वैल्यू अननोन है, दैट इज m। तो हमको m का वैल्यू फाइंड करना है। m की वैल्यू को एज इट इज यही रखते हैं, क्योंकि जिसका वैल्यू फाइंड करना रहता है उसको हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। ये बेचारा पॉजिटिव है तो इसको एज इट इज यही रखना। माइनस 238 जब इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस 238। और यहाँ पे क्या है? 17। 238 और 17 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 245, दैट इज 85m। क्लियर है? अब इसको किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। 5 4 20, 5 9 45, 5 1 5 7, तो 49/17 इसका आंसर आ जाएगा। तो m विल बी 49/17। अब यहां पर आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल टाइप का है। 2 dice are rolled together bearing number 4 6 7 9 11 and 12। नॉर्मली हमारे डाइस में नंबर क्या रहता है? 1 2 3 4 5 एंड 6। पर इस क्वेश्चन में बोल रहा है जो हमारे पास डाइस है उसके नंबर्स क्या क्या है? 4 है, 6 है, 7 9 11 और 12। वैसे हम ये इमेजिन करते हैं ये हमारा डाइस है, तो इसमें हमने क्या क्या नंबर हमेशा इमेजिन किया? 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे नंबर्स इमेजिन किया। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में ट्विस्ट है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो हमारा डाइस है उसमें जो नंबर है वो ट्रेडिशनल नंबर 1 2 3 4 5 6 नहीं है। उसके नंबर्स क्या दिए? एक में ऊपर क्या दिया है? 4, एक क्या दिया है? 7, यहाँ 9 11 और उस तरफ 12। ऐसे 6 अलग अलग नंबर दिए हुए हैं। तो लेकिन आपको ये मालूम है कि नंबर अगर 6 दिए हुए डाइस में 6 ही नंबर रहते हैं और 2 डाइस को एक साथ रोल करते हैं तो उसका हमेशा सैंपल स्पेस कितना आता है? 36। तो यहां पर सैंपल स्पेस कैसे निकालेंगे? पहला डाइस अगर 4 है, पहला नंबर अगर 4 है तो दूसरे डाइस का नंबर भी क्या आएगा? 4। या क्या आ सकता है? 4 6, या क्या आ सकता है? 4 7, या 4 9, 4 11 और 4 12। ये स्टेप समझ आएगा आपको। आपके पास ऐसा डाइस है जिसमें 6 नंबर है, 4 6 7 9 11 12। तो इसके पेयरिंग किसके साथ हो सकता है? आप पहले डाइस को फेंके तो 4 आया, सेकंड डाइस को फेंके तो उसमें भी 4 आया। या ऐसा हो सकता है पहले डाइस का नंबर हमने फिक्स कर दिया 4 और दूसरे डाइस को फेंके तो उसका नंबर कितना है? 6। हमने पहले डाइस का नंबर फिक्स करके रखा 4, थर्ड सेकंड डाइस को फेंके तो उसमें 7 है, फर्स्ट डाइस का 4, सेकंड डाइस का 9 4 11 4 12। ऐसे डिफरेंट ऑप्शंस आ सकते हैं। अगर हम इसी को सैंपल स्पेस माने तो सैंपल स्पेस
और क्या क्या आएगा 6 4 6 6 6 7 6 9 6 11 6 12। तो अब एक चीज नोटिस कर रहे हो हमारे पास डाइस में क्या क्या नंबर है 4 6 7 9 11 12। तो जब हमने दो डाइस को फेंका पहले डाइस का नंबर 4 आएगा, दूसरे डाइस का नंबर क्या आ सकता है 4, तो 4 4। या ये हो सकता है पहले डाइस का 4 आया और दूसरे डाइस का नंबर कितना आया 6, तो 4 6। फिर फर्स्ट डाइस का 4, सेकंड डाइस का 7, इसका 4, इसका 9 4 11 4 12 एंड सो ऑन। इसी तरीके से अगर मान लो हम दूसरी बार 7th टाइम फेंके तो पहले डाइस में कितने नंबर आते हैं 6 और दूसरे डाइस में कितना आएगा 4, तो फिर 6 6 यानी हमने सेकंड डाइस का नंबर फिक्स कर दिया 6 और बाकी फर्स्ट डाइस के ऑप्शंस को हम लिखते जा रहे हैं। फिर थर्ड टाइम में हम क्या करें फर्स्ट डाइस का नंबर फिक्स कर दिए 7 आएगा, सेकंड डाइस के वैल्यूज को चेंज कर रहे हैं 4 6 7 9 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से कितने ऑप्शंस आएंगे हमारे पास 36। तो NS का वैल्यू कितना आ जाएगा 36। तो आपका जब NS 36 आया, अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ऐसे नंबर्स आपको कंसीडर करना है अब आपको ऐसे नंबर कंसीडर करना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड इज एन ऑड नंबर। तो इसमें थोड़ा सा बस आपको कॉमन सेंस लगाना है। दो नंबर का प्रोडक्ट ऑड नंबर कब आएगा, जब दोनों नंबर कौन से नंबर होंगे। जैसे आप फॉर एग्जांपल 4 4 सा दोनों इवन नंबर है, दोनों इवन नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 4 4 सा 16। 16 कौन सा नंबर है, इवन नंबर, यानी इवन नंबर का प्रोडक्ट कितना है इवन नंबर। अब जैसे यहां पर आप नोटिस कर रहे हो ये दोनों कौन से नंबर है ऑड नंबर, ऑड नंबर का प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा ऑड नंबर। 7 7 का 49, 49 क्या है ऑड नंबर। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो जब भी आप इवन नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, जब भी आप इवन को इवन से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा इवन। ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा ऑड। सपोज आप इवन और ऑड को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, जैसे ये है इवन नंबर ये है ऑड नंबर, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 7 28, 28 कौन सा नंबर है इवन नंबर। इसका मतलब है आपको ऐसे ऑप्शंस को लेना है जिसमें आंसर क्या आना चाहिए प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड इज एन ऑड नंबर, यानी ऑड ऑड को ही आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो ऐसे कौन से नंबर है जो हमारे काम के हैं ऑड वाले, दोनों नंबर ऑड होने चाहिए। दोनों नंबर ऑड किस में आएगा, ये पूरा ऑप्शन 7 7 7 9 7 11। कितने ऑप्शंस आ गए हमारे पास 7 7 7 9 7 11। ये सब नंबर क्या है ऑड। अब इसके बाद अगला ऑड नंबर कौन है 9। तो 9 में ऑड ऑड देखते हैं 9 7 9 9 9 11, यानी कितना हो गया 9 7 9 9 9 11। आपको ये समझ आ रहा है कि हमने ऑड नंबर क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है प्रोबेबिलिटी किसका लेना है ऑड नंबर। ऑड नंबर तभी आता है जब आप ऑड को ऑड के साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो हमने 7 ऑड नंबर है 9 ऑड नंबर है तो इन दोनों को कंसीडर कर दिया। अगला ऑड नंबर कौन है 11, तो 11 के साथ क्या लेंगे 7 11 9 11 11 11 7 11 9 11 11। अब इसके बाद और कोई ऑड नंबर वाला ऑप्शन है क्या, नहीं, क्योंकि हमारे पास 3 ही ऑड नंबर था 7 9 11। तो हमारे काम के कितने नंबर्स आए 9। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, तो क्या होगा नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ कंडीशन। फेवरेबल कंडीशंस कितने हैं हमारे पास, एन ए का वैल्यू कितना है हमारे पास 9 वैल्यूज है और टोटल ऑप्शंस कितने थे 36। तो 9 1 जा 9 4 जा, तो आंसर विल बी 1/4। तो पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर इज 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है हाउ मेनी
positive 3-digit integer have hundreds digit 8 and units digit 5। आपको मालूम है कोई भी अगर 3 डिजिट नंबर रहता है तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं यूनिट्स डिजिट, इसी को हम क्या बोलते हैं वंस प्लेस। ये क्या रहता है टेंस प्लेस, और ये क्या रहता है हंड्रेड्स प्लेस। तो ये 3 डिजिट नंबर है। क्वेश्चन में आपको बोल रहा है ऐसे कितने इंटीजर्स है जो कहां से स्टार्ट हो रहे हैं 8 से, एंड कहां हो रहे हैं 5 पे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग वन सच नंबर आउट ऑफ द 3 डिजिट नंबर्स। एक्चुअली आर 3 डिजिट नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 3 डिजिट नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 3 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होता है 99 से, सॉरी 3 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होता है हमारा 100 से, और कहां तक जाता है ये 999 तक। इसके बीच में टोटल कितने नंबर्स होंगे 900 नंबर्स विल बी देयर। अब इसमें से हमको कैसे लोगों को सेलेक्ट करना है जो कहां से स्टार्ट हो रहा है 8 से और कहां एंड हो रहा है 5 पे। तो ये नंबर्स क्या हो सकते हैं, पहला नंबर हो सकता है 8 और 5, बीच में क्या हो सकता है 0, या ऐसा नंबर क्या हो सकता है 815, या क्या हो सकता है 825, या 835, 845, 855, 865, 875, क्या क्या हो सकता है 885, या क्या हो सकता है 895। तो हमारे काम के ऐसे कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 नंबर से दो कहां से स्टार्ट हो रहे हैं हंड्रेड्स प्लेस में 8 है और यूनिट के प्लेस में 10 है। ऐसे कितने नंबर है जो हमारे काम के हैं 10। तो प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। टोटल नंबर कितने हैं 900, हमारे काम के कितने नंबर है 10, तो ये कैंसल हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दोज नंबर्स हैविंग 8 इन हंड्रेड्स प्लेस एंड 5 इन यूनिट्स प्लेस इज 1/90। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1/90। शायद क्लियर हो गया होगा आप लोग। जैसे क्वेश्चन है इवेल्युएट 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर 30 sec स्क्वायर 45। अब इसमें एक चीज देख रहे हो sin 10 तो यूजुअल है, sec जो है ये नया आया है, पर हमको मालूम है sec किसका रेसिप्रोकल होता है cos का, तो sec कैन बी रिटन एज 1/cos 45, और cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2। cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2। अगर हम इसको रेसिप्रोकल करें तो ये क्या हो जाएगा √2/1 दैट इज √2। तो आपने ये फाइंड किया कि sec 45 का वैल्यू कितना है √2। अब वैल्यूज को पुट कर देते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है sin स्क्वायर 60 10 स्क्वायर 30 अपॉन sec स्क्वायर 45, वैल्यू पुट कर देते 2। ये क्या लिखा हुआ है sin 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 इसका स्क्वायर। 10 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 इसका स्क्वायर। sec 45 अभी हमने फाइंड किया था √2 का स्क्वायर। ये शायद क्लियर हो गया होगा। अब आप एक चीज देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहां क्या लिखा हुआ है 2, √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4 माइनस 1/1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 होल डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर कितना होगा 2। इसको कैंसिल कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा 3/2 माइनस 1/3 होल डिवाइडेड बाय 2। कोई भी क्वेश्चन जो फ्रैक्शन में रहता है और इसके बीच में प्लस या माइनस रहता है तो उसको हम हमेशा क्या करते हैं एलसीएम फाइंड करते हैं। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 6, 2 और 3 को इंटू कर देंगे, इस 3 को इस 3 से इंटू करेंगे, माइनस 2 को 1 से इंटू करेंगे,
डिवाइडेड बाई 2। तो 3 3 जा कितना होगा 9 माइनस 2 अपॉन 2 3 जा कितना होगा 6 होल डिवाइडेड बाई 2। 2 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2/1 सो दैट हम उसको सिंप्लीफाई इजीली कर सके। 9 माइनस 2 कितना होगा 7 डिवाइडेड बाई 6। ये होल डिवाइड है, डिवाइड को अगर हम इनटू करते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 ऊपर और 2 नीचे। कभी भी 2/1 को रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ऊपर हो जाएगा और 2 क्या हो जाएगा नीचे। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किए 7, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किए 12, द आंसर विल बी 7/12। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। तो आपको मालूम है एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस कैसे निकालते हैं, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट, एक्स एक्सिस में अगर कोई भी पॉइंट होगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा 0, इज एट ए डिस्टेंस ऑफ √41 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट 8 - 5। क्वेश्चन का कहना क्या है पहले ये समझते। सपोज ये एक पॉइंट है 8, -5, इससे कितने डिस्टेंस पे, √41 डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है P, और ये पॉइंट P कहां लाई कर रहा है एक्स एक्सिस में, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x, 0। क्वेश्चन फिर से एक बार समझिए, एक पॉइंट है, इससे √41 डिस्टेंस पे एक और पॉइंट है P जो किस में लाई कर रहा है एक्स एक्सिस में। अगर ये एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है तो इसका x कोऑर्डिनेट होगा और y का कोऑर्डिनेट कितना होगा 0। अब हमको ये दिया हुआ है a और b के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है √41। जब भी हमको दो पॉइंट दिए रहता है तो दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब आप इसमें एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये अगर x1 है तो ये कितना होगा y1, और ये अगर x2 है तो ये कितना होगा y2। यहां पे हम x2 का वैल्यू कितना ले रहे हैं x, और x1 का वैल्यू कितना ले रहे हैं 8, तो x - 8 का स्क्वायर। y2 का वैल्यू क्या लिया हमने 0, y1 का वैल्यू हमने क्या लिया -5। अब यहां पर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ये क्या होगा √x - 8 का स्क्वायर प्लस ये क्या होगा 0 - -5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर इक्वल टू √41। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, यहां भी रूट है, यहां भी रूट है, रूट हटाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे तो दोनों का रूट क्या हो जाएगा कैंसल आउट, तो इसमें आ जाएगा रूट हट जाएगा तो x - 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और यहां आ जाएगा 41। कोई भी क्वेश्चन जिसमें होल स्क्वायर दिया रहता है उसमें हमेशा क्या लगता है फॉर्मूला लगता है, तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे a² प्लस b² माइनस 2, a का वैल्यू x, b का वैल्यू 8, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस 41, इधर आके क्या होगा -41 इक्वल टू क्या होगा 0। देन इट विल बिकम x² प्लस 64 माइनस 16x, 25 माइनस 14 विल बी -16 इक्वल टू 0। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे करेंगे x² माइनस 16x, x² माइनस 16x, ये है प्लस 64 माइनस 16, हम इन दोनों को क्या कर देंगे माइनस, तो ये आ जाएगा 48। एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस होगा, साइन किसका लगेगा जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर क्या है 64, तो इसके सामने प्लस साइन लगेगा। अब इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं, या तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर सकते हैं या क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो फॉर्मूला मेथड से करते हैं, जो आपको इजी लगता है आप उससे बना लीजिएगा। मैं इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से बना रहा हूं, -14x माइनस 4x प्लस 48 इक्वल टू 0। अब यहां पर हमको क्या निकालना है कॉमन, कैसे निकालेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा,
जो दोनों में कौन है, x। यहाँ x स्क्वायर था, एक x निकला तो एक x बचा, यहां से x निकल गया तो क्या बचा, 12। अब इन दोनों से जब भी हम कॉमन निकालना चाहेंगे तो हमेशा जो साइन सामने रहता है ना, हम उसी को लिखते हैं। 4x के सामने कौन सा साइन है, माइनस, तो हमने माइनस को लिख लिया। 4 के टेबल में 48 आता है, इसका मतलब 4 भी क्या होगा, कॉमन। 4 को हमने कॉमन निकाल दिया। जब भी माइनस कॉमन निकलता है, नेगेटिव वाला क्या हो जाता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला क्या हो जाता है, नेगेटिव। यहां से 4 निकल गया तो क्या बचेगा, x। यहां से 4 निकलेगा तो क्या बचेगा, कैसे पता चलेगा, 4 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 48 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 12, इक्वल टू क्या होगा, 0। मैक्सिमम बच्चों को ये कॉमन निकालना आता नहीं, इसलिए मैंने ऐसे स्टेप बाय स्टेप बताया। प्लीज आप छोटी छोटी गलतियां करते हो, उसी को अवॉइड करना है आपको। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, ये दोनों वैल्यू सेम आया। अगर ये दोनों वैल्यू सेम आया मतलब हमारा आंसर सही है। x माइनस 12 को हमने कॉमन निकाला, यहां से x माइनस 12 निकाल दिए तो क्या बचेगा, x माइनस 4 इक्वल टू क्या होगा, 0। ये जो पहला वैल्यू है x माइनस 12 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0। x माइनस 4 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0। तो x विल बी 12, x इक्वल टू 4। तो हमारे ये p का कोऑर्डिनेट 2 आया है। Therefore, coordinate of P is x, 0 था, that is हम x की जगह क्या पुट करेंगे, 12, 12, 0। दूसरा x की जगह क्या पुट करेंगे, 4, 0। तो आंसर विल बी 12, 0 एंड 4, 0। ये जो क्वेश्चन है, शो दैट द पॉइंट ए बी एंड सी आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आप एक चीज देखिए, यहाँ पे 3 पॉइंट दिए हैं हमको। एक पॉइंट क्या दिया है, ए दिया है, फिर क्या दिया है, बी, और इसको प्रूफ करने बोल रहे हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। जब भी 2 पॉइंट दिए रहता है तो दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो ये जो हमारा एक साइड है ए बी, इसका लेंथ फाइंड करना है तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मैं आपको हमेशा ये सजेस्ट करता हूं, कभी भी जब आप माइनस करने जाएंगे तो हमेशा x वाले को x से माइनस करना। जैसे ये x कोऑर्डिनेट है और ये x कोऑर्डिनेट है, तो x वाले को x से माइनस करना। इसमें भी एक चीज नोटिस करना, फॉर्मूले के ऊपर मत जाना, कॉमन सेंस लगाना। ये पॉजिटिव है उसको पहले लिखना, माइनस जो नेगेटिव है उसको बाद में लिखना। x2 माइनस x1 का स्क्वायर का आंसर भी वही आएगा जो x1 माइनस x2 का स्क्वायर आएगा। लेकिन माइनस लोगों को कंफ्यूज करता है, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, जो पॉजिटिव उसको पहले लिखना और जो नेगेटिव है उसको बाद में लिखना, और दोनों के बीच में क्या लगा देना, माइनस। सिमिलरली जैसे हमने x को माइनस किया वैसे ही y को माइनस करते, ये 0 है और ये 6 है, तो हम बड़ी वैल्यू को पहले लिखते हैं माइनस छोटी वैल्यू को, 6 माइनस 0। ये हो जाएगा 3 प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 माइनस 0, 6 का होल स्क्वायर। 3 प्लस 5 8, 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64, प्लस 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36, 64 प्लस 36 को कितना होगा, 100। 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10। आपको ये पता है कि कोई भी चीज रूट के अंदर 2 बार आता है तो उसका वैल्यू कितना होगा, एक बार बाहर लिख देते हैं। तो वैल्यू ऑफ ए बी इज 10, मतलब ए बी का लेंथ कितना आया, 10। सिमिलरली हम किसका वैल्यू निकालेंगे, बीसी का। ये जो हमारा बीसी है, इसके लिए हम क्या करेंगे, बी और सी के 2 कोऑर्डिनेट को कंसिडर करेंगे। अब इन दोनों में देखिए 3 और 9 में बड़ा कौन है, 9, उसको किससे माइनस कर देंगे, 3 से। इसमें आप छोटी छोटी गलतियां करते हो, इसीलिए ध्यान देना, x वाले को x से माइनस करना, y वाले को y से माइनस करना। 8 को हम किससे माइनस करेंगे, 0 से। 9 माइनस 3 कितना होगा, 6। 8 माइनस 0 कितना होगा, 8। अगेन देखिए सेम आ गया, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, दैट इज रूट 100। और अभी हमने निकाला था रूट 100 का वैल्यू कितना था, 10। तो आपने नोटिस किया कि बीसी का वैल्यू भी कितना आ गया, 10। अब हम क्या फाइंड करते हैं, एसी को भी फाइंड करके देख लेते हैं, कहीं एसी भी तो 10 नहीं आ रहा है। तो एसी फाइंड करने के लिए अगेन हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। ये x वाले को x से माइनस करना, बड़ा कौन है, 9, क्योंकि ये नेगेटिव है तो वो छोटा हो गया, 9 माइनस माइनस 5 इसका होल स्क्वायर। फिर 8 और 6 है, तो 8 बड़ा है और 6 क्या है, छोटा है, तो 8 माइनस 6। 9 प्लस 5 कितना होगा, 14, 14 का स्क्वायर। 8 माइनस 6 कितना होगा, 2, 2 का स्क्वायर।
ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर 196, 2 का स्क्वायर 4, तो आंसर विल बी द आंसर विल बी √200। और जब आंसर √200 आया तो इसके इक्वल आया है क्या? नहीं, इसको हम लिख सकते हैं 10√2। कैसे लिख सकते हैं? 200 को लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 2, 10 10 जा 100, 100 2 जा 200। अब 10 रूट के अंदर 2 बार है तो एक बार बाहर निकल जाएगा। तो आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो कौन कौन से दो साइड इक्वल है? ए बी किसके इक्वल है? बीसी के। तो जब ए बी और बीसी दो साइड इक्वल है तो ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये जो क्वेश्चन है ट्रायंगल का है, इन ट्रायंगल एबीसी डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट, डी ई एफ ये तीनों क्या है? मिड पॉइंट है। ऑफ बीसीसीएन प्रूव दैट ट्रायंगल एफ बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, सॉरी, प्रूव दैट एफ बी डी सिमिलर टू डी ई एफ। एफ बी डी ये वाला ट्रायंगल किसके सिमिलर है पूछ रहा है? डी ई एफ के, इस ट्रायंगल के सिमिलर है। ठीक, सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं एक ट्रायंगल, जो हमारा सबसे बड़ा ट्रायंगल है एबीसी। क्वेश्चन में क्या बोला है? डी मिड पॉइंट है किसका? बीसी का। और एसी का मिड पॉइंट कौन है? ई। आप लोगों ने 9th में एक थ्योरम पढ़ा था, मिड पॉइंट थ्योरम, यानी किसी भी ट्रायंगल के मिड पॉइंट के, जैसे ये दो मिड पॉइंट है, इनको हम ज्वाइन करते हैं तो क्या होता है? डीई किसके पैरेलल होता है? एबी के। डीई इज पैरेलल टू एबी एंड डीई और एबी में एक और रिलेशन होता है, ये जो एबी है इसका हाफ करोगे तो डीई आएगा, एबी का हाफ करेंगे तो क्या आएगा? डीई। क्लियर है? सिमिलरली अगर मैं इस ट्रायंगल को कंसिडर करूं, अगेन एबीसी को, आपको ये चीज तो समझ आ गया होगा, ये डीई जो है वो किसके पैरेलल है? एबी के। और डीई जो है वो एबी का क्या है? हाफ। तो हम यहां ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? एबी का हाफ कितना होगा? देखिए वहां पे डायग्राम में ये एबी है, एबी का हाफ करने से क्या आ जाएगा? एफ बी आ जाएगा, या हम उसको बी एफ भी लिख सकते हैं। और एबी का हाफ और क्या हो सकता है? ए एफ भी हो सकता है। तो आप ये चीज नोटिस कर लीजिए कि हम यहां पर जो ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं दो, इसमें ये जो साइड है इसके पैरेलल है और ये दोनों इक्वल है। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे? इस पार्ट को लेंगे एबीसी में, एफ और ई को। इस AB का मिड पॉइंट कौन है? F। AC का मिड पॉइंट कौन है? E। अगर मैं इन दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो अगेन क्या होगा? ये जो EF है वो किसके पैरेलल होगा? BC के। EF किसके पैरेलल होगा? BC के। और एक और रिलेशन आप देखोगे यहां पे EF और BC में, EF छोटा है और BC क्या है? बड़ा। BC को हाफ कर दोगे तो EF के इक्वल आ जाएगा। BC को हाफ करोगे तो किसके इक्वल आएगा? EF। तब आप फिर एक चीज नोटिस कर रहे हो, ये है BC, ये पूरा BC है, इसका मिड पॉइंट कौन है? D। तो BC का हाफ करोगे तो क्या आ सकता है? BD भी आ सकता है और DC भी आ सकता है। शायद ये क्लियर हो गया होगा। अभी हमने पढ़ा था ED जो है, ED किसके पैरेलल है? AB के। और ED जो है AB का हाफ है। AB का हाफ करेंगे तो हमारे पास यहां पे क्या आ जाएगा? BF। AB का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा? BF। तो हम इसको ऐसा ले लेते हैं और यदि इसको ज्वाइन करेंगे, ये दोनों क्या है? पैरेलल भी और इक्वल है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम। समझ आया क्या आपको? ED is parallel to BF and ED is equal to BF।
देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम। देयरफॉर BDEF इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम बन गया। और जब ये पैरेललोग्राम बन गया तो इसको सिंप्लीफाई करना बहुत इजी है, दोनों को सिमिलर प्रूफ करना बहुत इजी है। कैसे होगा देख लीजिए। हम यहां पर दो ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं। पहला ट्रायंगल कौन सा बोला है हमको, FBD। FBD ये फर्स्ट वाला ट्रायंगल जिसको हम कंसीडर कर, इसको मैंने यहां अलग से ड्रॉ कर दिया। फिर दूसरा ट्रायंगल क्या बोला है, DEF। कौन सा है दूसरा ट्रायंगल, इसी पैरेललोग्राम में एक और ट्रायंगल है DEF। अब आप एक चीज नोटिस करो, ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये दो ट्रायंगल बन गए ना हमारे, ये फर्स्ट और ये सेकंड। पैरेललोग्राम में आपने पढ़ा है कि ऑपोजिट एंगल्स क्या रहते हैं, इक्वल। तो यानी एंगल बी जो है वो किसके इक्वल रहेगा, एंगल ई के। तो अगर हम दो ट्रायंगल ले रहे हैं, पहला ट्रायंगल है FBD एंड दूसरा ट्रायंगल है DEF, तो इसमें दो एंगल तो इक्वल होगा, ये श्योर है, B इक्वल टू E। रीजन क्या लिखेंगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्या लिखेंगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये B किसके इक्वल हो गया, FE के। और ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, अगर हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करें तो जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। क्या बोलेंगे हम इसको, ट्रांसवर्सल। ये है E। तो ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल। ये दोनों एंगल्स क्या रहेंगे, इक्वल। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो एंगल F बन रहा है यहां पर, ये वाला, ये किसके इक्वल होगा, एंगल D के। तो इसमें हम ये कह सकते हैं BDF किसके इक्वल रहेगा, BDF किसके इक्वल रहेगा, EFD के। रीजन क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये सब हमारे पास यूज हो चुका है, तो हम इसको क्या कर देंगे, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप देख रहे हो ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, देयरफॉर दो एंगल जब इक्वल रहते हैं तो हम क्या लिखते हैं, बाई ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल FBD इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर। अब आपको एक चीज और प्रूफ करना है, DEF जो है वो किसके सिमिलर है, ABC के। DEF किसके सिमिलर है, ABE के। ये है बड़ा ट्रायंगल ABC, दूसरा ट्रायंगल है DEF। ये एक पैरेललोग्राम था, ये एक पैरेललोग्राम था। तो एंगल B किसके इक्वल है, एंगल E के। क्लियर है क्या सबको, ये एक पैरेललोग्राम है तो एंगल B किसके इक्वल है, एंगल E के। सिमिलरली ये भी एक पैरेललोग्राम है, तो आप देख रहे हो एंगल F किसके इक्वल है, एंगल C। तो कितने एंगल इक्वल हो गए, दो एंगल इक्वल हो गए, इसका मतलब बाई ए सिमिलैरिटी बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक बार फिर से समझते हैं। इन ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेना है, DEF। तो आपको मालूम है
ये एक क्या है, पैरेललोग्राम। इन पैरेललोग्राम BDEF एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल ई के। सिमिलरली इन पैरेललोग्राम, दूसरा पैरेललोग्राम कौन सा लेते हैं, ये वाला DCEF। DCEF यहां पे एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल एफ के। तो आप नोटिस कर रहे हो कौन कौन इक्वल है, बी किसके इक्वल है, बी किसके इक्वल है, ई के। एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल एफ के। तो कितने एंगल इक्वल हो गए, दो। तो हम क्या बोलेंगे, बाई ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। इसी के साथ ये प्रूफ हो गया। आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है, इसका मिड पॉइंट BC का D है, AC का मिड पॉइंट E है और AB का मिड पॉइंट F है। हम जब मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो वो क्या बन जाता है, मिड पॉइंट थ्योरम से ऑपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल। तो ये दोनों साइड क्या हो गए, पैरेलल और इक्वल। सॉरी, ED का हाफ कौन होगा, चलो ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है द सम ऑफ टू नंबर इज 18। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 18। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, सपोज लेट फर्स्ट नंबर बी x। तो आपको मालूम है दो नंबर का सम कितना है, बोल रहा है 18। पहला नंबर हमने क्या ले लिया, x। तो दूसरा नंबर क्या होगा, ये है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं, 18 माइनस x। तो हमारे पास सेकंड नंबर क्या होगा, देयरफॉर सेकंड नंबर विल बी 18 माइनस x। यहां तक शायद क्लियर हो गया होगा। हमारे पास कितने नंबर है, दो नंबर। पहला नंबर कौन है हमारा, x। दूसरा नंबर कौन है हमारा, 18 माइनस x। ये दो नंबर आ गए हमारे पास। अब क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, हम उसको उल्टा कर देते हैं। तो x का रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/x। 18 माइनस x का रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/18 माइनस x। अब क्वेश्चन में बोल रहा है इस रेसिप्रोकल का सम, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 9/40। रेसिप्रोकल का सम कितना होगा, 9/40। अब हमको करना क्या रहेगा, कोई भी चीज फ्रैक्शन में दिया रहता है तो एलसीएम निकालते हैं। हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 18 माइनस एक्स प्लस एक्स, ये क्लियर है। ये 18 माइनस एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये x 1 से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 18 माइनस एक्स इंटू एक्स इक्वल टू क्या होगा, 9/40। आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो प्लस एक्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कैंसल। क्या बचेगा आपके पास, 18 अपॉन इस x को 18 से मल्टीप्लाई किए कितना आएगा, 18x। x को x से मल्टीप्लाई किए कितना आएगा, x स्क्वायर। 9 अपॉन कितना आएगा, 40। 9 1 जा 9 2 जा, क्लियर है। ये 40 जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई करे तो कितना होगा, 80। और 18x को इधर मल्टीप्लाई करे 18x माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। लेकिन ये तभी अच्छे से बन सकता है जब एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, तो हम उसको इस तरफ ला लेते हैं। तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। प्लस 18x इधर जाके माइनस 80x, और 80 ऑलरेडी यहीं पर था, तो प्लस 80 इक्वल टू कितना होगा, 0। अब हम इसको किससे बना देंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। तो माइनस 10x माइनस 8x प्लस 80 इक्वल टू कितना होगा, 0। अब इसमें से x को क्या निकाल सकते हैं हम, कॉमन। x को कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 10। फिर इन दोनों में से कॉमन निकालना है, सामने कौन सा साइन है, माइनस। कॉमन निकालने के लिए यहाँ 8 है, यहाँ 80 है, तो हमेशा जो वैल्यू छोटा रहता है उसी को कॉमन निकालते हैं, माइनस 8। यहाँ क्या बचेगा, x। यहाँ 80 को 8 से डिवाइड किए कितना बचेगा, 10। माइनस जब भी कॉमन निकालते हैं नेगेटिव वाला क्या हो जाता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव वाला क्या हो जाता है, नेगेटिव। इक्वल टू क्या होगा, 0।
तो इट विल बिकम x माइनस 10, दोनों को कॉमन निकाल लिए, x माइनस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब हमको क्या करना है, अब हमको फाइंड करना है, x का वैल्यू तो हमने फाइंड कर लिया, यानी हमने फर्स्ट वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हमको क्या करना है, सेकंड वैल्यू फाइंड करना है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, x माइनस 10 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। सिमिलरली x माइनस 8 इक्वल टू 0, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब x माइनस 10 किसके इक्वल रहेगा 0 के, x माइनस 8 किसके इक्वल रहेगा 0 के, तो x का वैल्यू आ गया 10, अब माइनस 8 उधर जाके प्लस 8, तो आप देख रहे हो आपके पास दो वैल्यू आ गया, x का वैल्यू 10, x का वैल्यू 8। ये आपका कौन सा नंबर है, फर्स्ट नंबर। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपका सेकंड नंबर, और सेकंड नंबर आपका क्या था 18 माइनस एक्स। अभी हमने x का वैल्यू कितना लिया है 10, तो x की जगह क्या पुट करेंगे 10, 18 माइनस 10 कितना होगा 2। इसका मतलब आपके पास दो नंबर चाहिए थे आपको, पहला नंबर आपका 10 हुआ, तो सेकंड नंबर क्या होगा 8। सिमिलरली यहां पे अगर हमको सॉल्व करना है, x का वैल्यू अब हम कितना ले रहे हैं 8, तो सेकंड नंबर क्या होगा 18 माइनस एक्स, दैट इज 18 माइनस, इन प्लेस ऑफ x क्या लेंगे 10, ये आ जाएगा 10। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर फर्स्ट वैल्यू 10 है तो सेकंड वैल्यू 8 है, अगर फर्स्ट वैल्यू 8 है तो सेकंड वैल्यू 10 है, और दोनों का सम कितना आएगा 18 डिग्री, और दोनों को रेसिप्रोकल करोगे, 8 का रेसिप्रोकल 1/8, 10 का रेसिप्रोकल 1/10, उन दोनों को सम करोगे तो 9/40 आ जाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है इस पॉलिनोमियल के, जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 6x² माइनस 5x प्लस 1, इसके दो जीरोस दिए हुए, इट हैज टू जीरोस, व्हाट आर दे, अल्फा एंड बीटा, इसके दो जीरोस दिए अल्फा और बीटा। तो हमेशा कभी भी हमको दो जीरोस दिए रहता है तो हमको पहले क्या फाइंड करना रहता है, सम ऑफ जीरो, जिसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, फिर दूसरा फाइंड करना रहता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जिसका फॉर्मूला होता है सी बाई ए। लेकिन ये बी बाई ए और सी बाई ए फाइंड करने के लिए हमको एबीसी मालूम होना चाहिए, तो हम इसको किससे कंपेयर करते हैं, पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे ए कितना होगा हमारा 6, बी कितना होगा -5, और सी कितना होगा 1। तो जहां पे बी है वहां पे हम क्या पुट कर देंगे -5, ए के प्लेस पे क्या कर देंगे 6, तो ये बन जाएगा 5/6। फिर सी का वैल्यू कितना है 1, ए का वैल्यू कितना है 6, तो अल्फा बीटा आ जाएगा 1/6। यहां तक शायद क्लियर हो गया होगा। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसका जीरोस कितना है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो हमको जो पॉलिनोमियल जिसका जीरोस दिए हुए हैं, तो उसका इक्वेशन फाइंड करने का, पॉलिनोमियल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या रहता है, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, के माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये होता है इसका तरीका। अब इसमें क्या करेंगे हम, सम ऑफ जीरोस, हमारे पास दो जीरोस दिए क्या क्या हैं, ये जो जीरोस दिया हुआ था वो किसका जीरो दिया हुआ था, इसका। अब हमको ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसका जीरो क्या दिया है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो हम यहां पे सम ऑफ जीरो की जगह क्या लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ जीरो की जगह क्या लिखेंगे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। हमको ये फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इस क्वेश्चन में से इनकी हेल्प लेनी पड़ेगी थोड़ी सी।
अब हमको क्या फाइंड करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो आपको इसका फॉर्मूला मालूम है क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 5/6, अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है 1/6। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25/36 माइनस 2/6, या सिंप्लीफाई कर सकते हैं 1/3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए 36 और 3 को सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहां हमको क्या फाइंड करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये उसका फॉर्मूला है जिसको लगा देंगे। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 5/6 माइनस 2, अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है 1/6, 2 और 6 कैंसिल होगा 1/3, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 माइनस 1/3। अब हमको इसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो इसका क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा 36, जिनको एलसीएम निकालना नहीं आता वो सबसे बेटर है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना, 25 और 3 को मल्टीप्लाई करना, 36 को 1 से मल्टीप्लाई करना। तो आपको कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा एलसीएम निकालने का, डायरेक्ट बना सकते हो। 20 थोड़ा सा लेंदी रहता है बस। 25 3 जा कितना होगा 75 माइनस 36 1 जा 36 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 3। इसको कभी मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि 100% ये वैल्यूज क्या होगा कैंसल होगा। यहां पर 75 और 36 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 39। 3 और 39 को कैंसिल किए तो कितना आएगा 30, इसका आंसर आ जाएगा 13/36। यह आया आपका सम ऑफ जीरो। ऐसे ही हमको क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो कैसे निकालेंगे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इन दोनों को हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है 1/6, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1/36। इस वैल्यू को यहां पे पुट कर देते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना है 13/36x प्लस इसका वैल्यू कितना है 1/36। आप इसको चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो कि एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा 36, यहाँ पे इसके नीचे कितना है 1, तो ये 36 इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 36x² माइनस 13x प्लस 1, और इसको लिख सकते हैं k/36 36x² माइनस 13x प्लस 1। दिस विल बी द आंसर।